नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ा हूं। देश भर में अगले कुछ दिनों के दौरान क्या कुछ उतार चढ़ाव मौसम में दिखाई पड़ सकता है, जो आपकी फसलों के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसके बारे में जानना, इसकी बात करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हवाओं की स्थिति देखें। उत्तर की जो हवाएं हैं, उत्तर पश्चिमी दिशा की, वो भारत के लगभग 75% एरियाज को अफेक्ट कर रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, साथ ही साथ मध्य भारत में भी और दक्षिण के भी कुछ राज्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी रीजन शामिल है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्रों को लगातार इन उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव झेलना पड़ रहा है। झेलना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस समय फसलें ज़्यादातर मैच्योर हो रही हैं और परिपक्व होने की अवस्था में फसलों के जो तने होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और ऐसे में अगर 15-20 किलोमीटर या 25-30 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार की हवा बहेगी तो फसलों के गिरने का खतरा रहेगा। गिरेंगी फसलें तो जाहिर सी बात है कि उनके कटाई मड़ाई के प्रोसेस में दिक्कत होगी, साथ में दिक्कत आएगी उसकी गुणवत्ता में कमी के रूप में, क्योंकि अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो सकी हैं फसलें। और ये मैं 2 किलोमीटर हाइट की हवा दिखा रहा हूँ और इसमें आप देखें तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य रेखा के पास 2 साइक्लोन बने हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, और दोनों ट्रॉपिकल स्टॉर्म भारत को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। भारत के ऊपर आमतौर पर जब भी कोई साइक्लोन या लो प्रेशर डिप्रेशन आता है तो आमतौर पर भूमध्य रेखा के ऊपर जो सिस्टम बनते हैं उन्हीं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और अब धीरे धीरे, क्योंकि प्री मानसून सीजन शुरू हो गया है, तो इस तरह की हलचलें देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी ना तो इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है, ना लानिना पॉजिटिव बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है। तो प्रशांत महासागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, इन जगहों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहाँ बने हैं, पहले उसकी स्थिति देख लेते हैं। ये इधर बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और इसका जो ट्रैक रहेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही रहेगा और बहुत ज़्यादा इसका सीधा या अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत के मौसम पर दिखाई नहीं देने वाला। दूसरा है इधर जो अफ्रीका की तरफ रुख करेगा आने वाले समय में और अफ्रीका की तरफ जाएगा, तो इसका भी असर फिलहाल अभी भारत के अभी या मतलब कभी भी इन सिस्टमों का असर नहीं पड़ेगा। कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर अगर कोई टाइफून ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनता है या साइक्लोन बनता है तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है भारत के ऊपर पड़ता है। और ये समय शुरू हो रहा है, प्री मानसून सीजन है, धीरे धीरे साइक्लोन बनने की संभावनाएं या बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर लो प्रेशर और वेल मार्क लो प्रेशर डिप्रेशन बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो भारत के ऊपर बारिश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, जो कि प्री मानसून की एक्टिविटीज़ होती हैं। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में 1 जून से मानसून दस्तक देता है केरल पर, और उसके बाद फिर भारत में बरसात का मौसम औपचारिक तौर पर शुरू होता है 4 महीनों का, जो सितंबर तक जारी रहता है। तो अभी अगर मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं इस मैप में कि भूमध्य रेखा, तकरीबन ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, इसके ऊपर बनने वाले सिस्टम ही भारत पर या भारत के आसपास के कंट्रीज पर, जिसमें म्यांमार, बर्मा यानी बर्मा और बांग्लादेश, साथ ही साथ श्रीलंका और इधर पाकिस्तान या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में जो पूर्वी अफ्रीकी देश हैं, इन पर इन सिस्टमों का इम्पैक्ट देखने को मिला है। नीचे बनने वाले सिस्टम इधर उधर ही प्रभाव डालते हैं, तो फिलहाल अभी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भूमध्य रेखा ये जो दिख रही है ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर से तात्पर्य मेरा ये था कि यहाँ पर जब सिस्टम बनते हैं, कभी कभी पीछे से भी सिस्टम आते हैं, जो प्रशांत महासागर या फिलीपींस सी, इन सभी जगहों से जो साइक्लोन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनते हैं वो कमज़ोर होते हैं लैंडफॉल करने के बाद। उसके बाद फिर जब बंगाल की खाड़ी में पहुँचते हैं तब री इमरजेंस होता है उनका, और यहाँ पर उभरने के बाद ये सिस्टम इनका डिपेंड करता है सीज़न में, अलग अलग मौसमों में, अलग अलग समय में इनका जो ट्रैक है आमतौर पर वो होता रहा है दक्षिण भारत की तरफ या फिर दक्षिण मध्य भारत की तरफ या फिर पूर्वोत्तर भारत की तरफ ये ट्रैक करते हैं। तो इस तरह की संभावना होती है। फिलहाल अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है। अब एक बात मैं करना चाहता हूं आपसे कि अभी जो परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं भारत के तमाम इलाकों पर, कई कोस्टल सिटीज़ में हीट वेव कंडीशन बनी है।
हीट वेव कंडीशन आमतौर पर कोस्टल एरियाज के लिए जो क्राइटेरिया है हीट वेव का, 37 डिग्री से जब ऊपर तापमान पहुंच जाता है तो कोस्टल एरियाज के लिए हीट वेव की डिक्लेरेशन हो जाती है। क्योंकि आमतौर पर कोस्टल जो रीजन है, आप देख सकते हैं ये वाला, महाराष्ट्र का हो या कर्नाटक का तटीय क्षेत्र हो, केरल या गोवा और गुजरात के कुछ तटीय क्षेत्र, तो आमतौर पर यहाँ 37-38 डिग्री पारा नहीं पहुँचता है जल्दी, क्योंकि यहाँ पर सी ब्रीज चलती रहती है और उसमें नमी होती है। नमी से ह्यूमिडिटी तो बहुत हाई रहेगी, नमी से उमस बहुत महसूस करेंगे, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 डिग्री को क्रॉस करेगा 9 और 10 मार्च को। इससे पहले उत्तर की हवाएं जो अभी चल रही हैं, जो पहाड़ों की बर्फबारी की ठंडक लेकर के नीचे की तरफ पहुंच रही हैं, तो इन हवाओं के कारण मुंबई में भी तापमान जो है वो यहाँ पर ये रत्नागिरी का तापमान है, मुंबई के नीचे दक्षिण में, तो रत्नागिरी में तापमान 38 डिग्री को क्रॉस कर सकता है। हीट वेव का अलर्ट रहेगा कोस्टल रीजन पर, और ये 8 मार्च के बाद 9 और 10 मार्च को रहेगा, क्योंकि तब उत्तर की हवाएं बंद हो जाएंगी और यहाँ पर आने लगेंगी आर्द्रता वाली हवाएं, बादल थोड़े बहुत छाने लगेंगे और इस तरह से हीट वेव का प्रकोप दिखाई पड़ेगा। और अगर हम अगला सिटी देखें, मुंबई देखें, तो मुंबई में भी 9 और 10 मार्च को हीट वेव की कंडीशन की संभावना है और उसके बाद क्लाउडिंग हो जाएगी। फिर से 23 और 23 के आसपास मिनिमम और 37 के आसपास मैक्सिमम आ जाएगा। ठाणे में भी वही स्थिति है, 9 और 10 मार्च को हीट वेव। तो मुंबई का पूरा कोस्टल रीजन, साथ ही कर्नाटक के कुछ हिस्से, गोवा और गुजरात के कुछ तटीय क्षेत्र, जहां पर हीट वेव का प्रकोप हमें 9 और 10 मार्च को दिखाई पड़ सकता है। वहीं भारत के अंदरूनी इलाकों की अगर हम बात करें, तो अंदरूनी भागों में अनुमान ये है दोस्तों कि जो अंदरूनी रीजन है, इन जगहों पर हवाएं 8 मार्च से थोड़ा सा कमज़ोर हो रही हैं। तो जब हवाएं उत्तर की कमज़ोर होने लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि जो मिनिमम टेम्परेचर गिरा था, पंजाब से बिहार तक गिर रहा है और राजस्थान से उड़ीसा तक या गुजरात से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक, ये तापमान फिर से राइज करना शुरू करेगा। उत्तर की हवा में ठंडक होती है, ये हवा जैसे ही कमज़ोर पड़ेगी यहाँ तापमान बढ़ने लगेगा। दिन का तापमान ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुका है और वो और ऊपर जाएगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। और 9 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर आ रहा है। 9 मार्च को आएगा और उसके बाद उसका प्रभाव 2-3 दिन दिखाई पड़ेगा। पहाड़ों पर ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा ऐसी संभावना है, मैदानी इलाकों पर कम प्रभाव रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि इसके बाद ही एक नया WD आएगा जो तकरीबन 13-14 मार्च के आसपास आ सकता है, यानी होली के साथ, और ये सिस्टम सस्टेन कर सकता है। तो दोनों सिस्टम मिला करके लगभग 7-8 दिनों का बारिश या बादल छाने का इंतज़ाम हो जाएगा। जब पहाड़ों पर बादल छाने, मैदानी इलाकों में भी कुछ जगहों पर बादल छानेगी और पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने, मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और नीचे के क्षेत्रों में राजस्थान से मध्य प्रदेश तक और हरियाणा, पंजाब से बिहार, झारखंड तक सभी जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तो आइए बारिश की स्थिति देख लेते हैं, क्या दिख रही है बारिश की संभावना। अगले 10 दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, 10-12 दिनों की। तो इस दौरान अनुमान ये है कि शुरुआती समय में अभी जो सिस्टम 9 मार्च को आएगा, उसका प्रभाव सिर्फ पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड तक ज़्यादातर रहेगा। पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं, हल्की फुल्की बारिश की, हल्के फुल्के बादलों की। हवा का रुख तो पूरी तरह बदल जाएगा। वहीं नीचे की तरफ अगर हम चलें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहां पर ये पैच दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर अभी फिलहाल चांसेस ऐसे लग नहीं रहे कि 9 मार्च वाले WD के दौरान यहां पर कुछ बदलाव होगा। लेकिन कुछ बादल नीचे की तरफ से इधर ज़रूर आएंगे और उसी दौरान यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा कोस्टल रीजन में और हीट वेव का प्रकोप शुरू होगा। लेकिन 9-10 मार्च के बाद 11 मार्च से फिर परिस्थितियां कुछ इस तरह की बननी शुरू होंगी कि बादल थोड़े से स्ट्रांग होंगे नीचे की तरफ से, हवाएं उत्तर की फिर से चलेंगी 9 और 10 मार्च के बाद 11 मार्च से। तो उन हवाओं का इम्पैक्ट पड़ेगा, हीट वेव का प्रभाव यहाँ पर ख़त्म होगा। मध्य भारत के इधर पूर्वी क्षेत्रों में भी हवा जो है उत्तर की आएगी फिर से 11 मार्च को, 10 की रात और 11 मार्च को। और उसके बाद फिर से जब अगला WD आएगा, उस दौरान नीचे की तरफ से भी बादल बढ़ने शुरू होंगे। तो होली के आसपास से लेकर के 20 मार्च के बीच में दक्षिण भारत के कुछ भागों में और
मध्य भारत के कुछ रीजन्स में थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें या संभावनाएं कहूँ बन रही हैं। और ये संभावना है या आशंका है, पॉजिटिव और नेगेटिव इसको आपके जो फसलें हैं उसके अनुसार आपको लेना होगा। यानी कि बारिश होगी तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान, ये फसलों की स्थिति पर निर्भर करेगा। हालांकि मेजर तौर पर अगर हम देखें, मोटे तौर पर देखें तो ज़्यादातर फसलों को नुकसान की आशंका अब रहेगी, क्योंकि फसलें मैच्योर होने की अवस्था में पहुंच रही हैं। ऐसे में बारिश, और वो भी हवाओं के साथ, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ, या हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि, ये सब कुछ फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। हालांकि बहुत खतरा नहीं है, लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तैयार रहिए। फसलों की जो स्थिति है, अगर आपकी फसलें मैच्योर हो रही हैं तो मौसम जैसे ही आपको साफ नज़र आए तो उसको सुरक्षित करने में देर बिल्कुल मत कीजिए। दूसरे काम टाल दीजिए, क्योंकि ये समय थोड़ा रिस्की होता है। आज आपको बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है और कल आपको बारिश मिल जाए तो इसमें कोई कह सकते हैं कि कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है। आमतौर पर इस मौसम में ऐसा होता आया है। और अब जो होली के आसपास का समय है या मार्च के अगले 15-20 दिन है, उस दौरान इस तरह के रिस्क की आशंका बनी हुई है। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि बिल्कुल भी देरी न करें। जैसे मैच्योर हो जाए फसल तो उसको निपटाएं और सुरक्षित पहुंचाएं। और इतना ज़रूर एक बार मैं कहना चाहूँगा फिर से कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर अगले जो दोनों WD आने वाले हैं, उनके चलते पहाड़ों पर बहुत व्यापक तो नहीं लेकिन बर्फबारी होने वाली है। और ये बर्फबारी जब होगी उस दौरान तो हवा बंद हो जाएगी, लेकिन जब बर्फबारी होने के बाद सिस्टम आगे निकल जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा तो फिर से जब हवा चलेगी, जैसा कि मैंने कहा 11 और 12 मार्च को, और उसके बाद फिर से WD आ जाएगा और फिर जब बर्फबारी हो जाएगी, सिस्टम आगे निकल जाएगा, फिर हवा चलेगी, तो ठंडक इस तरह से बढ़ती और घटती रहेगी। तो उतार चढ़ाव रहेगा। सुबह रात के तापमान में वेरिएशन, अंतर बहुत रहेगा और ये अंतर आपको बीमार कर सकता है अगर आप लापरवाही करेंगे। थोड़ा सावधान रहिए। मेरा भी गला ख़राब है, हवा से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुबह बहुत ठंडक और दिन में तेज़ गर्मी। तो ये स्थिति सभी के लिए थोड़ी चैलेंजिंग होती है, फसलों के लिए भी, मवेशियों के लिए भी, और आम लोगों के लिए, खासतौर पर जो किसान भाई खेतों में काम करने के लिए निकलते हैं उनके लिए। तो अपना ध्यान रखिए और लगातार मौसम अपडेट पाते रहने के लिए और खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां पाते रहने के लिए यहाँ किसान तक के साथ जुड़े रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।